एक ससुर जो कि अपनी बहू से कहता है कि बहू जरा अंदर आओ कमरे के और मेरे पाँव को दबा दो। मैं बहुत देर से बाहर काम पर लगा हुआ हूं, क्योंकि उनके घर में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तो एक कमरे को बनाने के लिए कुछ मजदूर लगे हुए थे और वह जो बुजुर्ग आदमी है वह भी फावड़ा लेकर उनके साथ काम किया करता था। तो शाम का समय था। शाम को जो सास होती है वह तो घर में थी नहीं। तभी बुजुर्ग जो ससुर होता है वह अपनी बहू से कहता है कि बहू जरा कमरे में आओ और मेरे पैरों को दबा दो। बहू उसके पाँव को दबाने के लिए कमरे के अंदर चली जाती है और जैसे ही वह अपने ससुर की पिंडलियों को दबाने लगती है तो ससुर को इतना मजा आता है कि वह बहू से कहता है थोड़ा और ऊपर दबाओ, थोड़ा और ऊपर दबाओ। अब बहू उसके पाँव दबाती जाती है। बहू को भी इंटरेस्ट आ रहा था न जाने किस बात का, और कुछ देर के बाद अब उस बहू का पल्लू छाती से सरक जाता है और जैसे ही पल्लू छाती से सरकता है तो बहू का जो स्तन होता है वह ससुर को दिख जाता है और उसके बाद जो ससुर होता है अपनी बहू को एकदम से कौली में भर लेता है, यानी कि झप्पी पर लेता है। और उसके बाद बहू भी उससे छोड़ने का नहीं कहती है। बहू भी अपने ससुर को कौली में भर लेती है और फिर दोस्तों यहाँ पर दरवाज़ा बंद करने के बाद इन दोनों के बीच में संबंध बनते हैं। तकरीबन आधा घंटे संबंध बनने के बाद दोनों ही जैसे तृप्त हो जाते हैं तो कमरे से बाहर निकलते हैं और एक ठंडी सांस वह बहू बाहर निकल कर लेती है। दोस्तों अब इनके संबंध रोज रोज बनने लगते हैं। तो उसके बाद इस घर के अंदर एक ऐसा कांड होता है जो बड़ा विचार करने योग्य है। दोस्तों हर घर के अंदर सास बहू और पति ये सब होते हैं, लेकिन अगर बिना विचारे कोई ऐसे काम करता है तो फिर तो बस उनकी खैर नहीं होती। इस घटना के अंदर आखिर क्या हुआ था पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। और दोस्तों वीडियो के अंत में मैं उन भाइयों के नाम भी लेता हूँ जो भाई हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव की है। उस गांव के अंदर धनीराम नाम का एक शख्स रहा करता है जो कि 56 साल का है। उसके घर में उसकी पत्नी है जो कि 54 साल की है और उसका बेटा जिसका नाम मनोज है जो कि फिलहाल 27 साल का हो चुका है और वह ज़्यादातर बाहर नौकरी किया करता है। अब बेटे की शादी की चिंता इन पति पत्नी को होने लगती है। तो धनीराम कहता है कि हमारे बेटे की अब शादी हो जानी चाहिए क्योंकि उम्र 27 साल हो चुकी है। अब किस तरह से आगे रहेगा तो लोग ये कहेंगे कि भाई अब ओवर एज हो गया है अगर इस तरह से रहा तो यह दोनों माँ बाप अपने बेटे के लिए एक दुल्हन ढूंढने लगते हैं। तो इनको एक रिश्ता मिलता है। उस लड़की का नाम तो होता है शिवानी जो कि 26 साल की है। अब उस शिवानी के घर वालों के पास यह पिता धनीराम जाता है अपने बेटे का रिश्ता लेकर के और वहाँ जाकर के अपने बेटे की सारी कंडीशन बताता है कि मेरा बेटा बाहर ड्यूटी किया करता है, जॉब पर लगा हुआ है और अच्छा खासा महीने की 30-35 हज़ार रुपये सैलरी उठाता है। अब यह बात सुनकर के जो लड़की के माँ बाप होते हैं वह इस रिश्ते के लिए हामी भर देते हैं और अपनी बेटी शिवानी का रिश्ता इस लड़के मनोज के साथ कर दिया जाता है। तय की गई तारीख पर इन दोनों की शादी बड़े धूमधाम से होती है और शादी होने के बाद अब जो पत्नी है शिवानी वह अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल में उसके सास ससुर थे, उसका पति था। पहले तो 1 महीने तक आराम से यह लोग रहते हैं। आराम से रहने के बाद अब जो मनोज होता है वह अपनी पत्नी शिवानी से कहता है कि मैं अब ड्यूटी पर जा रहा हूं और तुम माँ बाप का ख्याल रखना। शिवानी कह देती है कि तुम चिंता मत करो, आप ड्यूटी पर जाओ और कोई दिक्कत नहीं होगी। अब दोस्तों शादी होने के बाद शिवानी अपने सास ससुर के पास अकेली रह जाती है और उसका जो पति होता है वह ड्यूटी पर चला जाता है। अब तो दोस्तों यह सिलसिला ऐसा होने लगा था कि उसका जो पति है वह साल में 1-2 दिन के लिए ही आया करता, बाकी समय वह ड्यूटी पर घर से बाहर रहा करता है। तो अब जैसे ही पति 1-2 दिन के लिए घर पर आता है तो जो पत्नी शिवानी होती है उसका मन नहीं भरता है। बार बार अपने पति को याद करती, घर का काम झाड़ू पोछा बर्तन लगाती तो भी उसको अपने पति की याद आती, यानी कि उसकी हालत थोड़ी सी ज़्यादा गंभीर हो चुकी है। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही वह उदास रहा करती है तो जैसे झाड़ू बर्तन एक दिन कर रही थी तो उसकी सास बोलती है कि बेटी आखिर क्या बात है, तुम इतना उदास क्यों रहती हो। तो जो शिवानी होती है अपनी सास से कहती है कि सासू माँ मेरा पति तो यहाँ पर रहता नहीं है, अब मैं अकेली रहती हूँ, थोड़ा मन नहीं लगता है इसलिए थोड़ी उदास रहती हूँ। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर कोई बात नहीं होती है। सास कहती है तुम चिंता मत करो, अब जल्दी जल्दी तुम्हारे पति को मैं बुलाने लगूंगी, कह दूंगी उससे कि बहू का मन नहीं लगता है। अब दोस्तों इसी तरह से समय कट रहा था, लेकिन जो शिवानी का ससुर था धनीराम वह थोड़ा सा मक्कार
टाइप का था, उसकी नजरें गंदी थी। अपनी बहू को काम करते हुए देखा करता तो उसकी तरफ देखता ही रह जाया करता। बहू भी जब उसकी तरफ देखती है तो बहू भी समझ जाती है कि ससुर उस पर लाइन मारना चाहता है, लेकिन बहू पहल नहीं करती है, अपना काम धंधा करती रहती है। बहू अकेली थी, अकेलापन उसको काट रहा था। अब दोस्तों इसी तरह से कुछ समय गुजरता है तो एक दिन की बात है, शिवानी अपने घर में काम धंधा कर रही थी और जो उसका ससुर होता है वह एक कमरा घर के अंदर बनवा रहा था, तो मजदूरों के साथ वह खुद भी वहां पर कुछ काम करवाता रहता है। शाम का समय था। शाम के समय में जो शिवानी होती है उसकी सास कहीं पड़ोस में किसी के घर पर गई थी, कहीं पर जो शादी वगैरह का फंक्शन था, तो वहां पर पहले कुछ रस्में रिवाजें होती हैं, उनमें वह गई थी। तो घर पर अकेली बहू थी और जो मजदूर लगे हुए थे वह छुट्टी करके जा चुके थे। घर में जो ससुर होता है हाथ पांव धोता है, जो कि सीमेंट वगैरह में उसके हाथ पांव हो रहे थे, और हाथ पांव धोने के बाद अपने कमरे में जा लेटता है और कमरे में से सीधा चौक की तरफ देखने लगता है, जहां चौक के अंदर घर के आंगन में उसकी बहू कुछ काम धंधा कर रही थी। तो ससुर के मन में न जाने क्या आता है, वह अपनी बहू से कहता है कि बहू इधर आओ और मेरे थोड़ी देर पांव दबा दो, क्योंकि बहुत थक गया हूँ। अब जो बहू होती है अपने ससुर के कमरे में चली जाती है और जाकर के उसके पांव दबाने लगती है। लेकिन दोस्तों जैसे ही वह पांव दबा रही थी तो जो ससुर होता है वह उसकी तरफ टकटकी लगाकर देखे ही जा रहा था, और थोड़ी देर के बाद बहू का जो पल्लू होता है वह हट जाता है और फिर अब जो ससुर होता है उसकी नीयत दिख जाती है और वह पल्लू हटते ही एकदम से अपनी बहू को अपने गले लगा लेता है। और बहू जो कि खुद भी विरोध नहीं करती है, क्योंकि वह भी पति से दूर रह रही थी, उसको भी तन्हाइयां अकेलापन काट रहा था, तो वह भी ससुर की कौली भर लेती है और अंदर से दरवाजा लगाने के बाद यह संबंध बना लेते हैं। अब तो यह सिलसिला रोज रोज का होने लगा था दोस्तों। रोज रोज जब भी घर के अंदर सासू मां नहीं रहा करती तो यह दोनों ससुर बहू इकट्ठे होते और दोनों संबंध बना लिया करते। इसी तरह से मामला चल रहा था। 2-3 महीने गुजरने के बाद एक दिन की बात है, सास पड़ोस में गई हुई थी और यह दोनों पीछे से संबंध बनाने लगते हैं। तभी अचानक सास घर में आ जाती है और देखती है कि बहू कहाँ पर है, तो उसको अपने पति के कमरे के दरवाजे लगे हुए मिलते हैं। तो वह जाकर देखती है कि दरवाजा किसने लगा रखा है। तो दरवाजा जैसे ही वह खोल देती है तो अंदर से बहू कपड़े संभालती हुई ससुर के कमरे में से बाहर निकलती है और पानी पानी हो चुकी थी। ससुर भी पानी पानी हो चुका था कि एकदम से ये आ गई। लेकिन दोस्तों बहू कहती है कि माँ जी मैं बाबूजी के पांव दबा रही थी। तो सास कहती है तुमने किवाड़ अंदर से क्यों लगाए हुए थे? तो बहू कहती है कि मैंने तो बस ऐसे ही लगाए थे और ये अपने आप लग गए, पता नहीं चला मुझे। तो सास समझती है कि शायद ऐसे ही यह अपने ससुर के पांव दबा रही होगी। तो सास यहाँ पर कोई बात आगे नहीं बढ़ाती है। अब दोस्तों इसी तरह से मामला चलता रहता है। तो सास 2-3 बार इन दोनों ससुर बहू को एक कमरे के अंदर पकड़ लेती है कि आखिर करते क्या है। अब सास सोच विचार में पड़ जाती है कि मामला कुछ ना कुछ यहाँ पर गड़बड़ चल रहा है। तो अब सास इन दोनों को पकड़ना चाहती है। एक दिन की बात है, सास अपनी बहू से कहती है कि बहू मैं पड़ोस में जा रही हूँ और उसके लड़का हुआ उनके घर में, तो मैं 1-2 घंटे मुझे वहाँ पर लग जाएंगे। घर पर ससुर था और बहू थी और वह इसी बात को जता कर गई थी कि मैं 2 घंटे बाद यहाँ पर आऊँगी। सास घर से निकल जाती है और जैसे ही सास निकलती है तो बहू जल्दी जल्दी से अपने ससुर के कमरे में पहुंच जाती है और वहां जाकर उसके साथ संबंध बनाने लगती है। सास जिसने जाल फैलाया था तुरंत 15 मिनट के बाद वह वापस घर आ जाती है और आकर के एकदम से देखती है उस कमरे के अंदर, तो कमरे के अंदर से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। कमरे के अंदर वह खिड़की से झांकती है तो देखती है उसकी बहू नग्न हालत में अपने ससुर के ऊपर पड़ी हुई है और ससुर ने भी सारे कपड़े उतारे हुए हैं और दोनों संबंध बना रहे थे। दोस्तों यह देख करके सास का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन इतनी जोर से नहीं चिल्लाती है कि अड़ोसी पड़ोसी को पता लगे। दरवाजा खुलाती है और उसके बाद अपनी बहू में 2 थप्पड़ लगाती है और अपने पति को बुरा भला कहती है। अब दोनों का राज सास के सामने खुल चुका था। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, सास अपने बेटे को यह बात नहीं बताती है क्योंकि उसको लगता है कि बेटा बाहर परदेश में रहता है, उसको अगर ऐसी बात मैं बताऊंगी तो वह परेशान होगा। तो सास अपनी बहू को चेतावनी देती है और कहती है कि तू आज के बाद यहाँ पर रहेगी नहीं, जब तेरा पति यहाँ पर आएगा तभी तू यहाँ पर आएगी। और उसके बाद सास अपनी बहू के भाई के पास फोन कर देती है मायके में
और कह देती है कि इसको यहाँ से ले जाओ, जब बेटा मनोज आ जाएगा तब इसको ले आएंगे। और जो शिवानी का भाई होता है वह उसे लेने के लिए आ जाता है और उसको लेकर के चला जाता है अपने मायके। लेकिन दोस्तों पीछे से जो सास होती है अपने पति से गुस्सा कर रही थी, वह भी अपने मायके चली जाती है अपने पति को वहीं पर छोड़ करके। 2 दिन गुजर जाते हैं। घर पर ससुर अकेला था। ससुर अब परेशान था, उसको बहू के साथ मजे करने को नहीं मिल रहे थे। तो ससुर एक चाल चलता है, वह तैयार होता है और पहुंच जाता है अपनी बहू के मायके और वहां से जैसे तैसे अपनी बहू को अपने साथ वापस ले आता है। और वापस लाने के बाद वह उसके साथ फिर से रंगरलियां मनाने लगता है। अभी तक यह बात आस पड़ोस में नहीं फैली थी दोस्तों, जो कोई विरोध करता। अब जैसे ही वह अपनी बहू को लाने के बाद उसके साथ रंगरलियां मनाने लगता है तो यह बात धीरे धीरे अब सास के पास पहुंच जाती है, जो कि मायके में थी। वह तुरंत दोबारा वापस लौटती है और वापस लौटने के बाद वह फिर से देखती है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे थे। तो वह इनसे बहुत ज़्यादा लड़ाई करती है, अपने पति से भी लड़ाई करती है। और अब वह एकदम से इनसे कहती है कि मैं अभी बेटे के पास फ़ोन कर रही हूँ। जैसे ये फ़ोन मिला रही थी तो इसका जो पति होता है, यानी कि ससुर जो होता है घर के अंदर, वह अपनी पत्नी के ऊपर वार करता है, पीछे से 2-3 रैपटे लगा देता है। लेकिन दोस्तों अब इतने में ही सास से रुका नहीं जाता है और वहीं पर रसोई के अंदर से चाकू उठाकर उस चाकू को अपने पति के गले में घोंप देती है। जैसे चाकू गले के आर पार जाता है तो पति जमीन पर गिर जाता है और तड़प तड़प कर उसके प्राण निकल जाते हैं। जैसे पति की मौत हो जाती है तो सास माथे पर हाथ रखकर रोने लगती है कि मुझसे ये क्या हो गया। उसके बाद जो बहू होती है वही पुलिस के पास फ़ोन करती है कि मेरी सास ने मेरे ससुर की हत्या कर दी है। पुलिस वहाँ पर आती है और पुलिस आकर के जब देखती है तो लाश गंभीर अवस्था में पड़ी हुई थी। उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और इनके बेटे मनोज को फ़ोन करके बुलाया जाता है। मनोज घर पर आता है। मनोज को जब सच्चाई पता लगती है तो मनोज अपनी माँ से यही कहता है कि माँ, तुमने मुझे एक बार बताया भी नहीं। अगर मुझे तुम बता देती तो मैं तुम्हारी बहू को यहाँ से दूर ले जाता और यह हत्याकांड नहीं होता। दोस्तों आस पड़ोस के लोग वहाँ पर भीड़ लगाकर खड़े हुए थे। उसके बाद पुलिस तो अपना काम करेगी ही करेगी। अब पुलिस उस सास को अरेस्ट करके उसको जेल में डाल दिया जाता है, सास को, और उसके ऊपर विभिन्न धाराएं लगाई जाती हैं। इधर जो बहू रह गई थी यानी कि शिवानी, वह अपने पति के सामने गिड़गिड़ाने लगती है, हाथ पांव जोड़ने लगती है और कहती है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। अब दोस्तों पति मनोज उसे माफ़ कर देता है कि यह एक घटना थी और चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर आप बताइए किसकी गलती थी और कौन यहाँ पर गुनहगार था? क्या सास ने सही किया था? दोस्तों सास ने सही तो नहीं किया कानून के हिसाब से, लेकिन कई बार जब घर के अंदर ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं तो घर का कोई भी सदस्य एकदम से मरने मारने पर उतारू हो जाता है, जब उसके घर में ऐसे उल्टे सीधे काम उसको नजर आते हैं। सास ने जो भी किया गुस्से में हुआ, उससे जानबूझकर उसने भी कुछ नहीं किया था, बस डराने के लिए चाकू को पीछे घुमाया, लेकिन पीछे उसका पति खड़ा था उसके समीप और चाकू उसकी गर्दन से पार हो गया। अब सास को भी बड़ी अपने ऊपर ये गिलानी थी कि अगर मैं ये कदम नहीं उठाती तो मेरा बुढ़ापा जेल में तो नहीं कटता। अगर उसको गंदगी में मुंह गाड़ना था ससुर बहू को तो वो गाड़ते रहते। बाद में यही कहती है सास कि मैंने गलती की और अब मैं अपनी पूरी जीवन भर जेल में गुजारूंगी। लेकिन दोस्तों घर के अंदर अगर किसी के भी घर में ऐसा मामला नजर आता है तो सबसे पहले इसका जो फैसला है वो पंचायत में किया जाना चाहिए। अगर इज्जत बचानी है तो उस मामले को घर में ही सुलझा लेना चाहिए। और अगर ये है कि मामला ज़्यादा बढ़ रहा है, घर में सुलझाने से बात नहीं बन रही है, तो फिर सबसे पहले पंचायत में जाना चाहिए। औरत के मायके वालों को बुलाकर उनके साथ भी बातचीत करनी चाहिए। अगर मामला फिर भी नहीं बन रहा है तो उसके बाद यह मामला पुलिस में जाना चाहिए। लेकिन कभी भी ऐसा कदम ना उठाएं जैसा कि यहाँ पर इस सास ने उठाया था, क्योंकि उसकी बुढ़े की तो जान चली गई लेकिन खुद सास का जीवन भी बर्बाद हो गया। और जो बहू है वह अभी भी अपने पति के साथ मौज से रहेगी, उसका क्या बिगड़ा। तो कई बार गलत फैसले हो जाते हैं, पर जीवन बहुत छोटा सा है, कभी भी ऐसे गलत फैसले जीवन के अंदर ना उठाएं, वरना लोग कहीं के नहीं रहते हैं। दोस्तों थोड़ा सा इन चीज़ों पर विचार करना जरूरी होता है। अब यहाँ पर दोस्तों वीडियो के अंत में मैं उन भाइयों के नाम भी लेना चाहूँगा जो भाई हमारे वीडियोस पर कमेंट करते हैं और हमें प्रोत्साहित करते हैं और बहुत हमारी हिम्मत बढ़ाते हैं। सबसे पहले हमारे साथ हैं सुरेंद्र कुमार निषाद गोरखपुर से हैं, राकेश कुमार हैं बिहार से, श्यामलाल चौधरी नौका बीकानेर से, राधे श्याम सिरसी राजस्थान जयपुर से रहने वाले हैं, और मुन्ना भाई हैं बिहार से, जयलिंगे भाई हैं हमारे जो कमेंट करते हैं, जयप्रकाश सिंह हैं, सुरेश कुमार साहू छत्तीसगढ़ नवाबगढ़ से हैं, और टुनटुन इलेक्ट्रॉनिक्स उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर से हैं,
दयाशंकर सिंह राजपूत उत्तर प्रदेश गोंडा से हैं, और सैयद यूसुफ हमारे भाई जो कि वीडियोस पर कमेंट करते हैं, और वसीम अंसारी हैं शैलेंद्र प्रजापति उत्तर प्रदेश से, ईश्वर प्रजापति राजस्थान बाड़मेर से, रंजीत सिंह जो कि कहते हैं कि हमारी बेटियों के नाम ले लीजिए आप, पोतियों के नाम। तो इनकी बड़ी पोती दीवा और छोटी काली है और राजस्थान के रहने वाले हैं। वसीम उड़ीसा से हैं, सुशील चौधरी गाजियाबाद से हैं, रामस्वरूप बिश्नोई, शीला सिंह सहतवार जो कि वीडियोस पर कमेंट करती हैं, लेखराज गुर्जर जो कि हमारे वीडियोस को बहुत दिनों से देखते हैं, कई सालों से हमारे फॉलोवर हैं, वाजिद अली, पप्पू लोधी हमारे भाई जो कमेंट करते हैं, गुलाब सिंह, कैलाश चौधरी कल्याण महाराष्ट्र से, आदिल चौधरी पसंदा गाजियाबाद से रहने वाले हैं, और संजय भाई जोशी हैं जो कि कमेंट किया करते हैं, नरेश शर्मा हरियाणा से हैं, बरियम खान यानी कि बरू खान मेहर पंच इनका नाम है, फतेहवीर सिंह हैं, नईम अहमद हमारे भाई बहुत सारी कमेंट करते हैं, सुजीत भाई भी बहुत सारी कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, सलाउद्दीन जो कि हमारे भाई जो कि बहुत सारी कमेंट करके और हमें प्रोत्साहित करते हैं। उसके बाद हमारे साथ हैं एचपी सिंह हमारे बड़े भाई जो कि बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, सुजीत कुमार, संजीव कुमार जो कि नेपाल से रहने वाले हैं, वीडियोस पर कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई का। जेएस पांडे भी नेपाल से रहने वाले हैं, डॉक्टर नरेंद्र कुमार तंवर जो कि नोएडा से हमारे वीडियोस पर कमेंट करते हैं और सारे वीडियोस को देखते भी हैं और शेयर भी करते हैं। विकास यादव करल मैनपुरी उत्तर प्रदेश से हैं, विजय कुमार जो कि हमारे वीडियोस को 2-3 साल से देखते हैं और लगातार हमारे साथ बने रहते हैं, विजय कुमार आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। भीमदत्त जोशी हैं जो वीडियोस को देखते हैं, आदिल खान हैं, जयेश विसारिया जो कह रहे हैं कि आप फिल्मी कहानी वीडियो को लेकर आइए। दोस्तों मैं कई बार फिल्मी कहानी जो वीडियोस आते हैं जिनमें मैं एक्टरों की बायोग्राफी बताता हूं, जो हीरोज होते हैं किस तरह से उनके जीवन में सफलताएं आई, किस तरह से असफल हुए, किस तरह से उन्होंने अपना जीवन जिया, किस तरह से स्टार्टिंग की थी, तो एक्टर के बारे में मैं ये सारी चीज़ें उस वीडियो के अंदर लेकर आता हूं। और जयेश विसारिया जी जिनको हमारे ये वीडियोस बहुत अच्छे लगते हैं और अभी ये कह रहे हैं कि जल्दी से लेकर आओ, क्योंकि कई दिन हो गए हैं, 3-4 दिन शायद फिल्मी कहानी वीडियो को लाए हुए, तो मैं बहुत जल्दी लेकर आऊँगा। जयेश विसारिया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इसी तरह से सहयोग बनाए रखें। उमेद FANAN, उमेद फनन शायद यही नाम बनेगा, ये भी हमारे वीडियोस को देखते हैं और बहुत दिनों से देखते हैं, भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बिमला नेपाल से हमारे वीडियोस को देखती है बहन, और पिंटू हैं जो कि पिंटू प्रिंस पूर्णिया बिहार से हैं। वसीम अंसारी कहते हैं कि आपका कहानी कहने का अंदाज हमें बहुत अच्छा लगता है, तो वसीम अंसारी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और उसके बाद हमारे भाई हैं विक्रम भाई जो कि क्राइम स्टोरी बाय विक्रम नाम का चैनल चलाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का जो कि हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं। दोस्तों वीडियोस के अंदर हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, अगर हम घर के अंदर इन हवस और वासनाओं को ना चलाएं तो हमारा घर अच्छे से बसता रहेगा, हंसता रहेगा, खिलखिलाता रहेगा। कई लोग ऐसे होते हैं घरों के अंदर ही अपनी बहन बेटियों के ऊपर नियत खराब करने लगते हैं, तो दोस्तों उसका अंजाम आपको मैं कई स्टोरीज के अंदर बता चुका हूं। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जहां पर घर के लोग ही घर के लोगों के साथ दरिंदगी करते हैं या फिर अपनी हवस मिटाते हैं, तो उनका अंजाम बहुत ही भयावह होता है। हो सकता है 1-2 साल तक किसी को पता ना चले, 5-10 साल तक भी पता ना चले, लेकिन अंततः उसका भेद खुलना ही है, क्योंकि झूठ के पांव नहीं होते, जब वह गिरता है तो एकदम से धड़ाम से जमीन पर गिरता है झूठ। इसलिए सच्चाई पर चलें, कभी भी इन फरेबों में, और ये गलत संबंध, अनैतिक संबंध, ये बहुत बुरी चीज़ होती है, परिवारों को ले डूबते हैं। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।